सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का लीगल पीडिया की ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कवर करता है आर्टिकल 1 to 4। तो आइए शुरू करते हैं। पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टाइटल्ड एज द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इट इंक्लूड्स आर्टिकल 1 to 4। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 को टाइटल दिया गया है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, क्योंकि वो इंडिया के बारे में और उसकी टेरिटरीज के बारे में बात करता है, और आर्टिकल 1 to 4 इसमें कवर करे गए हैं। पार्ट 1 is a compilation of laws pertaining to the Constitution of India as a country and the union of states that it is made of। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 इंडिया एंड इट्स स्टेट्स, इंडिया की जो स्टेट्स हैं उनके टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, टेरिटोरियल एरिया से रिलेटेड बात करता है। दिस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द लॉ इन द एस्टैब्लिशमेंट, रीनेमिंग, मर्जिंग और ऑल्टरिंग द बॉर्डर्स ऑफ द स्टेट्स। इस पार्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन के इस पार्ट में ऐसी पावर दी गई है यूनियन गवर्नमेंट को कि वो इस लॉ के थ्रू कोई भी नई स्टेट एस्टैब्लिश कर सकती है, किसी एग्जिस्टिंग स्टेट को रीनेम कर सकती है, या किसी दो स्टेट्स को मर्ज कर सकती है, या किसी स्टेट्स के बॉर्डर को ऑल्टर कर सकती है, कम या ज़्यादा कर सकती है। इस आर्टिकल के अंदर जो पावर दी गई है वो जब वेस्ट बंगाल को रीनेम किया गया था, या जब नई स्टेट्स बनाई गई थी जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, तब इस पार्ट की पावर को यूज़ किया गया था। तो हमारा सबसे पहला आर्टिकल आता है आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 सब क्लॉज 1 स्टेट्स दैट इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 1 सब क्लॉज 2 स्टेट्स दैट द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज विल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। आर्टिकल 1 सब क्लॉज 3 स्टेट्स दैट द टेरिटरी ऑफ इंडिया विल comprise the following: the territories of the states, the union territories mentioned in the first schedule, and such other territories as may be acquired। आर्टिकल 1 में इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। इसे क्यों कहा गया है, इसे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने बताया था कि यूनियन इसलिए कहा गया है क्योंकि वो इनडिसोल्यूबल है, यानी एक दूसरे से अलग करा नहीं जा सकता। स्टेट के पास कोई राइट नहीं है इंडियन यूनियन से अलग होने के लिए, और जो पूरी कंट्री है वो एक इंटीग्रल यूनिट है, बिसाइड द फैक्ट दैट इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेट्स फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आर्टिकल में यूनियन ऑफ इंडिया और टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करी गई है, लेकिन ये दोनों ही टर्म्स बहुत अलग अलग हैं। यूनियन ऑफ इंडिया इंक्लूड करता है वो सारी स्टेट्स जो स्टेटस, मेंबर स्टेटस एंजॉय कर रही है फेडरल सिस्टम का, और यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ पावर शेयर कर रही है। लेकिन टेरिटरी ऑफ इंडिया ऑन द अदर हैंड नॉट ओनली इंक्लूड स्टेट्स बट ऑल्सो इंक्लूड यूनियन टेरिटरीज, और बाकी कोई भी ऐसी टेरिटरीज जो इंडिया आने वाले टाइम में फ्यूचर में एक्वायर कर सकता है, या ऑलरेडी इंडिया ने एक्वायर कर रखी है। और फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। अगला हमारा आता है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 का हेडिंग दिया गया है एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। नाम से पता लग जाता है आर्टिकल 2 डील करता है नई स्टेट्स को एस्टैब्लिश करना या नई स्टेट का एडमिशन करना इंडियन टेरिटरी में। थस दिस आर्टिकल प्रोवाइड्स पावर टू क्रिएट अ न्यू स्टेट बियॉन्ड द प्रेजेंट टेरिटरी। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल आता है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 एक तरीके से आर्टिकल 2 का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। इट स्टेट्स दैट द पार्लियामेंट मे बाय लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ अ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, or by uniting two or more states completely or in parts, or by uniting any territory to a part of any state। It deals with the following। आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट के पास पावर दी गई है कि वो किसी भी स्टेट की टेरिटरी को चाहे तो अलग अलग कर सकता है, या किसी दो स्टेट्स को मर्ज कर सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में आर्टिकल 3 पावर देता है पार्लियामेंट को लॉ बनाने के लिए। इस आर्टिकल के अंडर पार्लियामेंट की पावर है ये तीन चीज़ें करने के लिए। नंबर 1 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, सेकंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज ऑफ स्टेट्स, थर्ड बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। Therefore, Parliament can increase or diminish the area of any state or can alter the boundaries or names of any state। यानी किसी भी स्टेट का एरिया पार्लियामेंट चाहे तो बढ़ा सकती है या कम कर सकती है, या फिर उसकी बाउंड्रीज को ऑल्टर कर सकती है। आइए देखते हैं पार्लियामेंट कौन से स्टेप्स को फॉलो करती है, कौन सा प्रोसीजर फॉलो करती है ये एरिया कम या ज़्यादा करने के लिए। स्टेप 1 प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से ही किसी भी पार्लियामेंट के हाउस में, लोकसभा और राज्यसभा में कोई भी ऐसा बिल पेश किया जा सकता है जो स्टेट्स की बाउंड्रीज को ऑल्टर करता हो, उसका नेम चेंज करता हो, या कोई नई स्टेट बनाने के लिए वो बिल लाया गया हो। स्टेप 2 अगर कोई भी ऐसा बिल लाया जाता है जो स्टेट की बाउंड्री या नेम चेंज कर रहा हो, तो प्रेसिडेंट पहले उसको कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर में रेफर करते हैं। पार्लियामेंट का ओपिनियन लेने से पहले वो स्टेट लेजिस्लेचर का ओपिनियन लिया जाता है। स्टेप 3 इफ द स्टेट लेजिस्लेचर फेल्स टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन विद इन द गिवन टाइम लिमिट, देन इट इज़ डीम्ड दैट इट हैज़ एक्सप्रेस्ड इट्स व्यूज़। अगर एक गिवन टाइम पीरियड में स्टेट लेजिस्लेचर अपने ओपिनियन नहीं दे पाती, तो ये समझा जाता है कि स्टेट ने अपना ओपिनियन दे दिया है, उसे ऐसे कंसीडर कर लिया जाता है कि हाँ भाई वो सहमत है उस बिल से। अगर क्या होता है कि पार्लियामेंट ना बाउंड नहीं होती स्टेट के किसी भी ओपिनियन से, स्टेट का ओपिनियन बस इसलिए आता है कि हाँ भाई एक थोड़ा सा रेफर कर सके, बाकी पार्लियामेंट कोई भी बाउंड नहीं होती स्टेट का कोई भी ओपिनियन लेने से।
दूसरी तरफ अगर किसी यूनियन टेरिटरी के लिए ऐसा कोई बिल पेश किया गया है तो यूनियन टेरिटरी के लेजिस्लेचर से कोई ऐसा ओपिनियन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसा नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेशन से भी ऐसा कोई ओपिनियन लेना है। पार्ट 1 का हमारा लास्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 4। इट सेज दैट एनी लॉ रेफर्ड टू इन आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 विल कंटेन सच प्रोविजंस फॉर द अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट शेड्यूल एंड द फोर्थ शेड्यूल नेसेसरी टू प्रोवाइड इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ लॉ एंड मे ऑल्सो कंटेन सच सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजंस एज द पार्लियामेंट मे डीम नेसेसरी। आर्टिकल 4 अलाउ करता है आर्टिकल 2 और 3 के तहत जितने भी चेंजेस करी जाएंगे किसी भी स्टेट के नाम, बाउंड्री या नई स्टेट बनाई जाएगी उसके तहत जितने भी चेंजेस करी जाएंगे तो वो अलाउ करता है कि जितने भी कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस है वो फर्स्ट शेड्यूल जिसमें दी गई हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के नेम, और फोर्थ शेड्यूल जिसमें नंबर ऑफ सीट्स अलॉट की गई है राज्यसभा में फॉर ईच स्टेट, उसको चेंज किया जा सकता है। और एक स्पेशल इसमें लाइन प्रोवाइड करी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन विल नॉट ट्रीट एनी सच लॉ ऑल्टरिंग एग्जिस्टिंग स्टेट्स और क्रिएटिंग अ न्यू स्टेट एज द अमेंडमेंट। यानी आर्टिकल 368 के अंदर जो पावर दी गई है अमेंडमेंट की, इस चेंजेस को एज अ अमेंडमेंट नहीं देखा जाएगा, ये बस एक चेंज की तरह देखा जाएगा, इसे अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 to 4 समझ आ गया होगा अच्छे से। अगर कोई भी आपका कोई डाउट रहता है इसको वीडियो को देखने के बाद तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।